आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस की बेटा जब जरूरत क्या पड़ती है? रेजोनेंस की जरूरत तब पड़ती है जब भी आपको किसी भी स्पीशीज, स्पीशीज का क्या मतलब होता है कि वो आयंस भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो रेडिकल भी हो सकता है। जब भी कभी हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ स्पीशीज के एक ही स्ट्रक्चर काफी नहीं होते उनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तब हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। और उन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ईथीन को लिया, इस ईथीन की सारी प्रॉपर्टीज इसी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाती हैं, सारी प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं यहीं पर लेता हूं फॉर्मल्डिहाइड, ये मीथिनोन नहीं है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अगर हम सारी इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती इस एक स्ट्रक्चर से। क्यों? ऐसा क्यों है कि भाई हम ये सोचते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड O है, थोड़ा इसका माइनस आई लग रहा होगा तो इस पर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव होगा। लेकिन पाया क्या गया कि जितना हम सोच रहे थे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर, उसके कंपैरिजन में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कोई और फिनोमिनन इसके अंदर हो रहा है। उसको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि भाई इस पाई बॉन्ड में अगर हम बात करें तो इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इस बॉन्ड के, अगर ये दोनों के दोनों इधर की तरफ शिफ्ट हो गए तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे आ जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। तो इस स्ट्रक्चर का भी कंट्रीब्यूशन है और इस स्ट्रक्चर का भी कंट्रीब्यूशन है। तो जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आप एक स्पीशीज के लिए लिख पाते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसके इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। जिस फिनोमिनन, यानी एक टूल है ये कि लोगों की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। रेजोनेंस का क्या मतलब है? रेजोनेंस से हम क्या कहना चाहते हैं? रेजोनेंस से हम ये कहना चाहते हैं मोर देन वन स्ट्रक्चर, जैसे ही किसी भी चीज का बनाया मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर अ ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। जैसे ही तुमने एक स्पीशीज का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाया उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम उस फिनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। और जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं, जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं उन सभी को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ना तो आपका कोई भी एक, कौन सा वाला अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा ये, हाँ, ना तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है ना ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि इसका ना तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला है ना ही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला है, वो कहीं इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। और उसी में हम कहते हैं कि CH2O पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। कैसे आया ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव? ये एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव है और एक में न्यूट्रल है, तो इसका अगर सम अप करके एवरेज टाइप का निकालेंगे तो ऑक्सीजन थोड़ा नेगेटिव साइड आएगा। भाई न्यूट्रल और नेगेटिव का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? थोड़ा सा वो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही न्यूट्रल और पॉजिटिव का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। कभी इसमें डबल बॉन्ड है, कभी इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो यानी थोड़ा सा ये डेढ़ बॉन्ड टाइप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी डबल बॉन्ड से थोड़ा कम होगा और सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा हो। एवरेज निकालना पड़ेगा ना जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। और इन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं। इनको हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं
और उसके बाद ऐसे 3 लाइन खींच के जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको आप कहते हो कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड किससे बनता है, यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर याद रखना यही है, ना ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में ना ये एग्जिस्ट करता है, दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इसको अच्छी किताबों में एक्सप्लेन किया गया है, उन्होंने कहा कि म्यूल है एक, म्यूल बोलते हैं खच्चर को, तो उसके अंदर डंकी के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके अंदर हॉर्स के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये दोनों इसके आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन करके क्या बनता है बेटा, हाइब्रिड बनता है, और इसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और इन दोनों को हम इसका इस म्यूल का हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो क्या ये बात समझ में आई आपको, जब भी इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी कंडीशंस नहीं है, ये एकदम सिंपल डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस की, आपको एक कंपाउंड को या किसी स्पीशीज को पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, आप उसको रेजोनेंस कहते हैं। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसका नाम रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक उससे पहले एक चीज और समझते हैं, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पर भी डीलोकलाइजेशन होता है, ज्यादातर इसकी जरूरत तो हर जगह पड़ जाती है, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन क्या चीज है, डीलोकलाइजेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो डीलोकलाइजेशन आपका होता है, सपोज ऐसे अगर मैं बोलूं तो डीलोकलाइजेशन है जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पर ना रहे। समझते हैं, जैसे डीलोकलाइजेशन से पहले आपको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन समझाता हूं। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दो, ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के बीच में फिक्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स Cl के बीच में फिक्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H और Cl के बीच में फिक्स हैं, चाहे ये इक्वली शेयर्ड ना हो, ये अनइक्वली शेयर्ड हैं। और ये वाले कैसे हैं बेटा, इक्वली शेयर्ड हैं। तो चाहे ये इक्वली शेयर्ड हो चाहे ये अनइक्वली शेयर्ड हो, लेकिन रहे दो एटम के बीच में ही, किसके बीच में रहे, बिटवीन टू एटम्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कौन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो किसके बीच में रहे, दो एटम्स के बीच में, चाहे वो इक्वली शेयर्ड हो चाहे वो अनइक्वली शेयर्ड हो। अब बात करते हैं, जब भी मोर देन टू एटम्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को कौन शेयर करेगा, दो एटम से ज्यादा एटम्स शेयर करने लग जाए, मतलब दो एटम से जैसे ही ज्यादा, जैसे 3 हो गए 4 हो गए, जैसे ही दो एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, कौन, एटम्स, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स को दो एटम के बीच में फिक्स है, चाहे इक्वली चाहे अनइक्वली, तो उन्हें हम कहेंगे लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है। लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा एटम्स यानी 3 या ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कहते हो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन टू एटम्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस फिनोमेनन को आप क्या कहते हो, डीलोकलाइजेशन। तो दो एटम के बीच में हो, जैसे ये लिया आपने, यहां Cl, ये इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में ही, चाहे अनइक्वली शेयर्ड हो तब भी ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, आपके लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दो दो एटम से, अभी समझेंगे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, समझिए। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का स्ट्रक्चर है, इसका अगर आप
पाई बॉन्ड देखना चाहें तो कैसे बनेगा वो पाई बॉन्ड, कि भाई एक ये सपोज पी एक्स है, दूसरी भी पी एक्स है, इन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। बहुत खूबसूरत बात है भाई। तो इनको हम कहेंगे कि भाई ये लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों कहा, फिर से बताओ इन्हें लोकलाइज क्यों कहा? क्योंकि ये दो एटम्स के बीच में ही फिक्स हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप ऐसे समझिए कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की नदी बह रही है और इसके ऊपर आप ब्रिज बनाना चाहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसे, और आप चाहते हो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक फ्लो करते रहें। तो ज्यादा फ्लो होने के लिए क्या चीज चाहिए, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो पाई ऑर्बिटल्स हैं इसके साथ पैरेलल में और ज्यादा हों। मतलब ऐसे समझिए, नीचे नदी बह रही है तो ऊपर आप क्या बनाते हैं, पिलर। ये पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, चौथा पिलर। तो दो पिलर के बीच में अगर सिर्फ सड़क ऐसे बनी हुई है दो के बीच में, तो वो तो लोकलाइज्ड हो गए। लेकिन ऐसे ही जस्ट अगले एटम पे आपने एक पी ऑर्बिटल और बना दी जो कि पैरेलल है इसके, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन फिर घूमने लग जाएगा। ये अभी हम समझेंगे कैसे घूमेगा, देखते हैं। आपके सामने उसने ऐसे लिखा, ये रहा एक पी ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा पी ऑर्बिटल, ये रहा तीसरा पी ऑर्बिटल। अब इसको आप समझिएगा, एक ओवरलैपिंग तो ये ऐसे कर सकता है, ठीक है, इसको देखते हैं। एक ओवरलैपिंग इसने इसके साथ की, एक दूसरी ओवरलैपिंग क्या पॉसिबल है, कि भाई ये पी ऑर्बिटल्स ने इन दोनों ने आपस में कर ली, यानी इसको छोड़ दिया। तो हकीकत में क्या होता है कि कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ता, इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर लेते हैं क्योंकि ये भी पैरेलल है भाई। भाई ये देखो, पी एक्स ऐसे है, दूसरी पी एक्स ऐसे, और जस्ट अगले एटम पर अगर एक पी एक्स और होगा, तो ये दो ओवरलैपिंग इसके साथ कर रहे थे, ये एक और के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, एक और पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। क्यों, क्या फायदा है? आपको ये समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो अभी सिर्फ इन दो के बीच में फिक्स थे, या सिर्फ इन दो के बीच में फिक्स थे, अगर ये तीनों ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और ओवरलैपिंग भी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ओवरलैपिंग इसीलिए पॉसिबल है कि ये पैरेलल है। और उसका फायदा क्या है, कि जो एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, इन दो इलेक्ट्रॉन को अभी तक सिर्फ दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा था, अगर ये इधर से इधर पूरा घूम पाएंगे तो एक, दो और तीन न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको मिल पाएगा। इसीलिए इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि दो से ज्यादा एटम्स इनके साथ शामिल हो रहे हैं। अब हमको समझना है कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, कि सर कोई स्ट्रक्चर बना के आप समझाओ तो थोड़ी बात समझ में भी आए। तो स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। जैसे आपके सामने सपोज एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड बना है, ये है ब्यूटा 13 डाइईन। इसको जरा समझिए। तो ये पहले तो इसका सिग्मा बॉन्ड की जो नदी है वो बना दीजिए। तो इसमें फिर पी ऑर्बिटल के हमने पिलर बनाए, पी ऑर्बिटल के पिलर बनाए ऊपर नीचे। तो अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही अगर आप मानते हो, बिल्कुल इसी तरीके से, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि भाई ये पी एक्स वालों ने इन पी एक्स वालों के साथ ओवरलैपिंग कर लिया और इस पी एक्स वालों ने इस पी एक्स के साथ कर लिया। लेकिन हकीकत में क्या होता है, समझिए इसको फिर से। क्या जरूरत है जानने की, क्यों जरूरत है ये भी समझिए, कि भाई ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग कर रही थी, तो इस न्यूक्लियस को और इस न्यूक्लियस से इन दो इलेक्ट्रॉन्स को फायदा हो रहा था। लेकिन साथ में अगर मैंने इसके और इसके ओवरलैपिंग की बात करूं तो भी सेम बात है, कि भाई ये दो न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या, कि ये जब पी ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ऐसे, ये देख रहे हो आप, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे देंगे, देखो ये रहा सिग्मा बॉन्ड का प्लेन, और ऊपर इसमें घूम रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाले। ये ऊपर वाले कौन से हैं, जिन्होंने ऊपर ऊपर ओवरलैपिंग की है ये। और यहीं पर दूसरे वाले क्या है, ये नीचे वाले लोब हैं, जिन्होंने नीचे ओवरलैपिंग की है।
तो ये इसका एक्चुअल का स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्चुअल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर। लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो कि दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। पहले फिर से बताओ, फिर से एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऐसा होता था, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली। अब हुआ क्या आगे? भाई यहां पर भी ये दो ऑर्बिटल थी पी, इन्होंने भी दो दो, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन थे और इन दोनों ने भी ओवरलैपिंग कर रखी थी। इन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ दो पेरेंट्स की केयर मिल रही है और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इन दो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, अगर हम ये चारों को ओवरलैपिंग कर डालेंगे तो अब चारों चारों इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक दो तीन चार को, कितने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगा? चार। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं कि ये ओवरलैपिंग इधर भी कर लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्चुअल का स्ट्रक्चर। और इसको एक्सप्लेन करना है आपको, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन से स्ट्रक्चर बनाते हो, जिन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है आपके, ये प्योरली इमेजिनरी होते हैं, ये एग्जिस्ट ऑन पेपर ही होते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है। जैसे इसी से मिलता जुलता, अगर मैं आपसे बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करवाऊं, तो बेंजीन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसे पाई बॉन्ड दिखाई देंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर वही, नीचे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की नदी बह रही है, ऊपर आपने लिया एक लोब, दूसरा लोब, एक लोब, दूसरा लोब, इसने ये पाई बॉन्ड बनाया। यहीं पर एक लोब, दूसरा लोब, दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा सिग्मा एक एक नीचे बह रहे थे, ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स ने दोनों ने ओवरलैपिंग की। और ऐसे ही ये पी एक्स, ये पी एक्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये ऐसे ओवरलैपिंग इन्होंने कर रखी थी। अगर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता बेंजीन का, तो ये इसका एक्चुअल ऑर्बिटल डायग्राम होता। लेकिन हुआ क्या? फिर से वही बात, हुआ ये कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की नदी और इसके ऊपर है पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, ऐसे ही इसके अंदर, ऐसे ही इसके अंदर। तो होता क्या है, ये पी एक्स इस पी एक्स के भी पैरेलल है, ये पी एक्स इसके भी पैरेलल है, ये पी एक्स इसके भी पैरेलल है, ये पी एक्स इसके भी पैरेलल है, और ये पी एक्स इसके भी पैरेलल है। तो ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब से और नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब से ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इसका फिर से बताओ क्या फायदा है कि भैया ये जो छह न्यूक्लियस, पहले इन दो के बीच में थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दो के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन थे, इन दो के बीच में ये दो थे। अब क्या फायदा हो रहा है? अब ये फायदा हो रहा है कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई सिक्स न्यूक्लियस, छह न्यूक्लियस से वो अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो इसको एक्सप्लेन, क्योंकि इसके बारे में बात करें तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है भाई कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये तो इसके अंदर घूम रहे हैं, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं इसके, ये घूम रहे हैं और इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। जबकि अगर आप इसको देखें तो आपको साफ लगेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, दो के बीच में फिक्स। जबकि ये जो छह पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये घूम रहे हैं, ऊपर वाले लोब की अलग घूम रहे हैं, नीचे वाले लोब अलग घूम रहे हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड का प्लेन ये है, उसके ऊपर ऊपर वाले लोब वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, और नीचे वाले में नीचे वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है। तो इस वजह से, तो इसके एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करते हो
इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये कहते हो कि भैया एक स्ट्रक्चर तो इसका ये है और एक स्ट्रक्चर इसका ये है। एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं, याद रखिए। एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन है, ये रहा, ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिर से याद दिला दूं, ये इमेजिनरी हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अक्सर लोग बुद्धू बनाते हैं, कहते हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम में क्या है क्या? बिल्कुल मना करोगे कि कोई भी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। ये दोनों एक इमेजिनरी हैं। और इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये दो बनाए। ऐसा क्यों? कि अगर इसका एक्चुअल बात सोचे तो इसके अंदर दो बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी आपको। एक कौन सी बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए थी? डबल बॉन्ड वाली। और एक बॉन्ड लेंथ कौन सी मिलनी चाहिए थी? सिंगल बॉन्ड वाली। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रम और सिंगल बॉन्ड की थी 1.54 एंगस्ट्रम। दो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में आपको मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल का जो बेंजीन है उस पे मिला हमको 1.39 एंगस्ट्रम। और सारे के सारी कार्बन कार्बन यानी ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपने दो स्ट्रक्चर बनाए कि भाई कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ये होती है और कभी ये होती है। और हकीकत में कभी भी वो पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो तो हर समय घूम रहे हैं। तो इसीलिए इस फिनोमेनन को, जिससे हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पाई है ये दो के बीच में फिक्स होके लोकलाइज्ड नहीं है, ये छह में घूम रहे हैं। और कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड, क्योंकि दो एटम से ज्यादा ने इनको शेयर किया है, तो इनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं रेजोनेंस। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बात करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहला रूल, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। पहली इंपॉर्टेंट बात, एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। ठीक, ये बात हमने बोल दी है। दूसरा, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होने चाहिए। वैलिड लुईस स्ट्रक्चर से हमारा क्या कहना है कि उनको सबको वैलेंसी रूल्स फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रोजन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन कर दें कैसे भी। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बना दिए आपने? 5। वो पॉसिबल ही नहीं है साहब। ऑक्सीजन के पास आपने 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव वैकेंट डी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कभी भी अपनी ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। कभी क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। ये कब ऑर्बिट आप ऑक्टेट कब एक्सटेंड कर सकते हो? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। थर्ड, जितने भी आपके पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना भी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक प्लेन में होना जरूरी है। ये आपको पता ही है क्यों होना चाहिए एक प्लेन में। क्योंकि जब तक सारी पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगी तब तक आपका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पैरेलल पी ऑर्बिटल ऑन मोर देन टू एटम्स। और वो भी कैसी होनी चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव।
ऐसा नहीं कि आपने कहा कि ये पाई बॉन्ड है, ये सिंगल, और फिर यहाँ पाई बॉन्ड, तो बीच में यहाँ पर कैसा आ गया, sp3 एटम। क्या ये बीच में आप सोचो कि आपने एक ऐसा पुल बनाया, ऐसा पुल बनाया, यहाँ पर तो पिलर लगा दिए, इसमें ओवरलैपिंग कर दी, और यहाँ पर भी पुल बना दिया, ओवरलैपिंग कर दी, तो गाड़ियां आएंगी धाड़ से गिर पड़ेंगी। क्या ये डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, जितनी देर तक लगातार, और लगातार होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पी ऑर्बिटल पैरेलल, ये नहीं कि पता चला चौथे एटम पे पैरेलल है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, लगातार। और जहां तक पैरेलल पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगी वहां तक डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसको ऐसे समझिए और अच्छे से। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई, अच्छा, किसी भी स्पीशीज को, कौन कौन सी स्पीशीज डीलोकलाइजेशन में जाएंगी, कौन कौन सी स्पीशीज डीलोकलाइजेशन में जाएंगी, बता दूं मैं आपको। पाई बॉन्ड जा सकता है, जिसे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, लोन पेयर भी जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी जा सकता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल भी जा सकता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी जा सकता है, और लास्ट रेडिकल भी, यानी हाफ फिल्ड। इसमें सिर्फ इस वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी के अंदर एक चीज है, कोई सी भी स्पीशीज, चाहे वो पाई बॉन्ड जाए, लोन पेयर अच्छा नेगेटिव भी रह गया, नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी चीज, कोई सी भी स्पीशीज अगर डीलोकलाइजेशन में जाएगी तो उसको पी ऑर्बिटल में होना पड़ेगा। और ये अब आप आराम से खुद ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल में क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि भैया तभी तो ओवरलैपिंग हो पाएगी, तभी तो दो से ज्यादा एटम के साथ शेयर किया जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल में नहीं होगा तो दो एटम से ज्यादा कैसे शेयर किया जाएगा? अब बात करते हैं आगे फोर्थ। फोर्थ ये है कि जैसे आपने ये पाई बॉन्ड लिया, ये पाई बॉन्ड लिया, और यहां पर आपने ऑक्सीजन रख दिया। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल का कैसा होगा, तो भाई ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास भी पी ऑर्बिटल, इनका पाई बॉन्ड था, इनका पाई बॉन्ड था, और इन्होंने भी आपस में कर लिया। क्यों? सेम बात, क्योंकि पी ऑर्बिटल पैरेलल है। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे घुमा सकते हो, यानी इधर से इधर लेके जा सकते हो, इधर से इधर, यानी किधर, कार्बन से उधर ऑक्सीजन की तरफ, और उल्टा भी कर सकते हैं क्या, ये चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करना है आपको, एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं कि जब भी कभी पाई बॉन्ड हो, अगर सपोज इधर से इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो होता हुआ इधर दिखाई दे रहा हो, तो इसको ऐसे तोड़ लो, इधर जा रहा है ना, तो जिधर जा रहा है उधर की तरफ माइनस कर दो और दूसरी तरफ प्लस कर दो, और पता चला एक और पाई बॉन्ड है आगे, उसको भी ऐसे ही तोड़ो, लेफ्ट में प्लस कर लो और राइट में माइनस कर लो। क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड